नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, पी क्यू आर की आय का योग 13,09,200 है। पी क्यू और आर क्रमशः अपनी आय का 75%, 85 सही 5/7% और 63 सही 7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 17:12:8 के अनुपात में है, फिर पी और आई के वेतन में अंतर हमें पता लगाना है। देखो, पी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/4, यानी कि 3 वो खर्च करता है, 4 उसकी इनकम है। तो सेविंग कितनी करता है? एक एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 17। क्लियर? एक यूनिट की 17 दे रखी है। इनकम कितनी है उसकी? 4 यूनिट, यानी कि 17 चौक 68। क्लियर? ये आ गया पी का। इस तरीके से हम क्यू का निकालें तो क्यू 85 सही 5/7 खर्च कर रहा है। ये कुछ नहीं है, 14 का 6 बार इंटू कर रखा है। 14 सही 1/7 की वैल्यू है, इसको 6 से इंटू कर रखा है। किससे? 6 से। यानी कि 1/7 की जगह क्या आएगा? 6 से इंटू करेंगे तो 6/7 आएगा। यानी कि ये हुई उसकी एक्सपेंडिचर खर्च, और ये इनकम। सेविंग कितनी है यहाँ से? एक की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो 12 का 7 गुना 84। क्लियर? इसी तरीके से हम इसकी निकालें तो देखो, ये दे रखी है 1/11 का 7 टाइम, तो ये बनेगा 7/11। कैसे? देखो, 9 सही 1/11, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/11। इसका 7 में इंटू करें दोनों तरफ, ये बनेगा 63, और ये 7/11। इसका भी 7 में इंटू करें तो ये 7/11। 11 इनकम है, 7 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की दे रखी है 8 वैल्यू, यानी कि डबल। तो इसकी भी वैल्यू डबल आएगी, इनकम की भी, यानी कि 22। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आएगी? आर की, 22। हमें टोटल, ये सारी इनकम की वैल्यू आई है। टोटल इनकम की वैल्यू सॉल्व में दे रखी है हमें 13,09,200। इन सभी को हम जोड़ें तो ये बनेगा 174। क्लियर? और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13,09,200। इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे 174, और हमें वैल्यू निकालनी है पी और आर के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 46। देखो, 46 में एक प्राइम नंबर होता है 23। या तो हम 23 का मल्टीपल चेक कर लें, या फिर ऊपर बनेगा 2, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट बनेगा 2, और 2 से जाना है हमें, 4 से जाना है हमें 2 पर। ठीक है? तो 4 से अगर 2 पे जाना है, एक तो यूनिट डिजिट आ सकता है 3, 4 तिया 12, और एक आ सकता है 8, 8 चौक 32। तो 3 तो यूनिट डिजिट है नहीं, कहाँ पे? कहीं पे। एक ही है ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 8, और 2 जीरो एज इट इज। ठीक है? तो कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं करेंगे। अगला सवाल है, 15,525 रुपए की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, तो उनकी शेष रकम 7:10:13 के अनुपात में होगी। यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 16, 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं, तो उनके प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? देखो, ऐसे ही एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था, जिनमें उनकी राशि से कुछ रुपए कम करके फिर रेशो दे रखा था। ठीक है? ये थोड़ा एडवांस सवाल है, इसमें एंड में थोड़े पैसे और जोड़कर फिर उनका रेशो पूछा है। ठीक है? तो ये जितने भी पैसे कम कर रखे हैं, इनको हम पहले ही हटा लेते हैं,
ताकि इस रेशो में वो पैसे हम बांट सकें। ठीक है, ये कितने रुपए टोटल कम करने हैं हमको? 22, 35 और 48। इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, ये टोटल बनेंगे 105 रुपए। कितने? एक सेकंड, 105 रुपए। इस टोटल में से अगर हम 105 रुपए माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 15,420। ठीक है, इस 15,420 को हमें बांटना है 7:10:13 में। ठीक है, 15,420 सभी, इन सभी को ऐड करें तो ये बनेगा 20 और 30। क्लियर? अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे जाएगा और 514 बार। देखो 514 का अब इन शेयर में डिवाइड करेंगे हम, 514 का 7 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 500 का पहले 7 में करते हैं, 3,500 और 14 का 7 में करते हैं तो ये बनेगा 98। ठीक है, यानी कि 35, 98। इसी तरीके से इनका भी करेंगे तो ये बनेगा 51, 40 और ये बनेगा 66, 82। क्लियर? अब यहाँ से अब फाइनली क्या बोला है कि 16, 77 और 37 इनमें ऐड करना है। ठीक है, इसमें 16 जोड़ने हैं, इसमें 77 और इसमें 37। तो ये आएगा 36, 36, 52, 52, 67, 67। देखो आपको नंबर्स की नॉलेज हो तो जब दो दो संख्याएं रिपीट होती है, क्लियर, तो अगर दो संख्याएं रिपीट हैं तो ये 101 से कटेगी। अगर तीन तीन संख्याएं रिपीट हैं तो ये 1001 से कटेगी। ठीक है, तो ये सारी 101 से डिवाइड होंगी, ये डिवाइड होगी 36 टाइम, ये 52 टाइम और ये 67 टाइम्स। क्लियर? ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल कैलकुलेटिव है और हमें इसमें कैलकुलेशन करना भी पड़ेगी क्योंकि कोई तोड़ नहीं है इसका, क्योंकि फाइनली हमें कुछ वैल्यू ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है और एग्जामिनर ने इसी तरीके से सेट किया है। देखो लास्ट में भी डाटा कुछ ऐसा बना है जो किसी लॉजिक से कटे। क्लियर? तो एग्जामिनर चाहता है कि हम पूरी कैलकुलेशन करें तो इसमें हमें करना ही पड़ेगी, इसका और कोई तोड़ नहीं मिलेगा हमें। अच्छा सवाल है, प्री के लेवल का नहीं है, मेंस के लेवल का सवाल है ये। अगला सवाल है, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4, 5:6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष में के लिए उनकी आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी? देखो पहली कंडीशन में पिछले वर्ष की ये ए और ये बी, पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? 4:3। क्लियर? और अगला नया अनुपात दे रखा है 4:3। इसमें ये 3 तो पिछले साल की इनकम का रेशियो है, यानी कि इसकी वैल्यू, इस 4 की वैल्यू अगली टर्म में हमको 3 दे रखी है और हमें करंट ईयर की निकालना है, यानी कि 4 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि अगले साल की वर्तमान साल की इसकी 4 दे रखी है। इस 3 की वैल्यू अगली टर्म में दे रखी है हमें 5 और हमें निकालनी है 6 की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसको हटाने के लिए 15 से इंटू कर देते दोनों तरफ। रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि सवाल पूरा रेशो में चल रहा है। इससे 5 बार चला जाएगा, ये 3 बार। ठीक है, ये 2 से और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बनेगा 27, ये बनेगा 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 67। क्लियर? और इनकी वर्तमान, हमने करंट आय निकाली, वर्तमान आय दे रखी है हमें 8.04 लाख। क्लियर? इसकी वैल्यू आई हमारे पास 67। तो हमें पिछले वर्ष बी की आय ज्ञात करनी है। ठीक है,
पिछले वर्ष बी की आय। तो बी की इनकम क्या है 27 हमारे पास, ये इस साल की है, ठीक है, हमें पिछले साल की निकालनी है। इस साल की और पिछले साल की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है हमें 5 और 6। करंट ईयर का क्या है हमारे पास 6, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 6 की है, हमें निकालनी है पिछले साल यानी कि 5 की वैल्यू। क्लियर। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.7 लाख। ये इससे मैं बता देता हूँ, ये जाएगा 1.2 टाइम, 0.12 टाइम। क्लियर। और इसको जब इससे आप काटोगे तो ये बनेगा 0.6, और 0.6 का इसमें फिर इसमें इंटू करेंगे आप तो ये बनेगा 2.7 लाख। ठीक है। 0.6 का जब आप 5 में करेंगे तो ये बनेगा 3, और 3 का हम इसमें इंटू करेंगे तो ये बनेगा 2.7 लाख। नहीं, इसको हम जब इस 12 से काटेंगे तो ये बनेगा 0.2, 0.2 का इसमें करेंगे तो ये बनेगा 1, और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 2.7 लाख। क्लियर। कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि इसको शॉर्ट करने का, कैलकुलेशन करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल है, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 91,500, तब बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करें। प्रोसेस पूरी वही रहेगी इसकी, इसमें 3 वैल्यू दे रखी है हमें, पिछले सवाल में हमारे पास 2 ही वैल्यू थी। ठीक है। तो ये ए बी और सी, इसकी पिछले वर्ष की क्या दे रखी है हमें अनुपात में 3, और इसमें दे रखी है 4/5। इसकी दे रखी है हमें 4, और अभी दे रखी है इसकी 2, 5। इसी तरीके से इसकी भी 5/3 × 4। तो हमें हटाना है 4 और 3, ठीक है, 12। 12 से अगर सब में इंटू करें हम तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अच्छे से लिख दिया मैंने इसको, ये जाएगा 3 टाइम, और ये 6, इनको काट पीट के ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 45/72/80। क्लियर। ये रेशियो इनका बनेगा फाइनल। इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 197। क्लियर, 197। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 98500। हमें निकालनी है बी प्लस सी। देखो ये बी और ये सी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 152। तो 19 का पार्ट अगर आपको आता है तो 152 19 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो भी 19 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि ये 19 का मल्टीपल नहीं है तो 19 नहीं कटेगा। इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन है जो 19 का मल्टीपल है। बाकी आप इसको इसमें से डिवाइड करके जब इसमें इंटू करेंगे तो यही ऑप्शन आंसर आएगा आपका। तो जैसे ही कैलकुलेशन में प्राइम नंबर दिखे सीधा ऑप्शन पे चले जाना है। अगला सवाल है, 40 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं के बीच 1343 रुपये की राशि वितरित की गई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 35:26:18 के अनुपात में है। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है। प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त होता है। देखो टोटल राशि का अनुपात हमें ये दे रखा है, ठीक है, 35, 26 और 18, और प्रत्येक को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7:13:6 के अनुपात में। क्लियर। अगर टोटल को हम टोटल जो राशि दी गई है उसको प्रत्येक को दी गई राशि से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो ये उनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो क्या क्या दे रखा है हमें, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, ठीक है। 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5, 13 को 26 से 2, और 6 को 18 से 3। ये आ गई उनकी संख्या।
ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग। देखो हमारे पास आए टोटल 10, जबकि सवाल में दे रखा है 40 लोग हैं। ठीक है, यानी कि 4 गुना। टोटल राशि की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? इन सभी को अगर ऐड करें तो ये बनेगा 79। क्लियर? और इसमें से बच्चों का कितना है? 18 हिस्सा। हमें फाइनली बच्चे का निकालना है कि कितना प्राप्त हुआ उसको। तो 1343, इसकी टोटल वैल्यू आई हमारे सवाल में 79। हमें निकालना है 18 चिल्ड्रन की। देखो ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये सभी बच्चों को मिलने वाली राशि आएगी। हमें निकालना है प्रत्येक बच्चे को। देखो यहाँ पे आई हमारे पास टोटल वैल्यू 10, जबकि है सवाल में 40, 4 गुनी। तो हर चीज अपने आप में 4 गुनी है, यानी कि बच्चे की वैल्यू है ये भी 4 गुनी है, यानी कि बच्चे 3 न होकर 12 बच्चे हैं। तो इसको अगर 12 से डिवाइड करें, इस राशि को, ये जो भी आएगी, अगर 12 से डिवाइड करें तो प्रत्येक बच्चे को जो राशि धनराशि प्राप्त होगी उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। बस इसी को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 9 से जाना है हमें 3 पर। ठीक है, तो आएगा 9 7 63, यानी कि यूनिट डिजिट अगर इन दोनों को आपस में काटें तो यूनिट डिजिट आएगा 7। ठीक है, अब देखना है कि इसका अगर 20 गुना करें हम तो ये बनेगा लगभग 1600 के पास। ठीक है, उससे कम है, 10 गुने से ज़्यादा है और 20 गुने से कम है, यानी कि ये उसके बीच में 7 इकाई का अंक यानी कि 17 बार कटेगा। क्लियर? और इस 12 से अगर 18 को काटें तो ये बनेगा 1.5 टाइम। ठीक है, 17 का एक में 1.5 में करेंगे अपन इंटू, तो 17 तो एज इट इज, और 17 का आधा वो बनेगा 8.5। 8.5 प्लस 17, तो ये बनेगा टोटल 25.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ई। क्लियर? तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करना है। देखो मेंस के सवाल ये हैं, जो सवाल थे नॉर्मल लेवल के, प्री लेवल के, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी सवाल आएंगे वो लगभग लगभग सारे ही जो है वो एडवांस लेवल के सवाल आएंगे। ठीक है, लेवल कुछ नहीं होता है, बस कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ जाता है। छोटे सवाल में, प्री के लेवल के सवाल में आपको एक सिंपल सवाल दिया जाएगा एक ही टाइप का। जब लेवल बढ़ेगा तो उसमें 2 3 टाइप मिक्स करके कैलकुलेटिव सवाल बनाया जाएगा, वही होता है टफ सवाल। बाकी टफ अब कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट वही लगते हैं उनमें जो एक छोटे सवाल में लगते हैं। क्लियर? वो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, सोचने की, समझने की। अगला सवाल है, लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और 5:9 के अनुपात में खर्च है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपये है और पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपये है, तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आए ना कि हमें इनिशियल रेशो दे रखा है, क्लियर, उसमें चेंज दे रखा है और हमें फाइनल रेशो दे रखा है। ठीक है, तो ये जो जो भी सवाल हैं ये सारे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो जाते हैं। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या होती है ये मेथड, समझते हैं। तो मान लो ये ए है, ये बी है, इसके हमें इनकम का रेशो दे रखा है। क्लियर? क्या दे रखा है? मान लो 5:7 दे रखा है। इसके खर्च, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है हमें, वो क्या मान लें कि 4:9 दे रखा है। और हमें दे रखा है इनकी सेविंग, इनकी सेविंग की एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है। मान लें वो सेविंग की वैल्यू दे रखी है हमें 22,000 और 7,000। ठीक है, तो इसको तो करने का तरीका क्या होता है कि ये इनकम है, इसमें कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इनकम मान लेते हैं 5x और इसकी मान लेते हैं 7x। इसमें से अगर सेविंग घटा लें हम 1000 में, ठीक है,
इसमें से भी सेविंग घटा लें तो ये बचता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है हमें 4:9। ठीक है, इसका इधर इंटू करेंगे, इसका इधर इंटू करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इस 9 का इस 5 में इंटू करेंगे हम 45, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस इक्वल, इसका इसमें इंटू करेंगे और 4 × 7। इतना करके इसको इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब कंपेयर करेंगे उनको और फिर वैल्यू निकालेंगे। तो ये तरीका लेंदी है। ठीक है, देखो आता सभी को है, जल्दी कौन करेगा नौकरी वो लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर अपने तरीके हमारे पुराने हैं, लेंदी तरीके हैं जो टाइम खराब करने के, अगर ये तरीका अगर एग्जाम में अपनाया हमने और डाटा कुछ डिफिकल्ट हुआ, ठीक है, तो ये बहुत ही टाइम खा जाएगा हमारा। तो हमें अपने तरीके डेवलप करने, इसी का मतलब इसी बेस पे जो मैं अभी बताऊंगा वो तरीका यहीं से बनता है। हम इसका इसमें इंटू करते हैं। ठीक है, इसका पहले हम इस 5 का इंटू हमने किया इस 9 में, क्लियर, इस वाली मेथड में, और इस 7 का इंटू हमने किया इस 4 में, क्लियर, इस 7 का इस 4 में इंटू किया हमने, ये यहाँ पे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया फाइनली, इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया और इनका डिफरेंस लिया। ठीक है, इतना इस प्रोसेस से हमें समझ में आता है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, इसको इस तरह लिख कर जमाना ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, हमें पहले इसका इंटू इसमें करना है, क्लियर, 5×45, फिर करना है इसका इसमें 7×4 = 28। ठीक है, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, इन दोनों का हमें लेना है हमेशा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेना है हमें, इनका डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा 17 यूनिट। ठीक है, अगला हमें लेना है इसका इंटू हमें इसमें करना है 7×4 = 28, इसका इंटू इसमें करना है 9 का जब 22 में करेंगे हम तो ये बनेगा 198। ठीक है, ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1,70,000। और यही हमें फाइनली इक्वल रखना है। ठीक है, 17x की वैल्यू क्या आई, 1,70,000, 70,000, हाँ 70,000। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 10,000। तो ये जो वैल्यू आई है ये इंटीजर आया है इनकम का। इस मेथड से हमेशा हमें इनिशियल जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी, बीच की कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, हम चाहें कि एक्सपेंडिचर का रेशियो इस वैल्यू इस मेथड से निकालें तो वो नहीं निकलेगी, हमें पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा फिर एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास इनकम है, सेविंग की वैल्यू है, तो इसमें से घटाकर हम एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 10, यानी कि ये भी 10,000 गुनी, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 50,000। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 70,000। समझ में आया आप सभी को। ये मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कहाँ लगेगी, जब हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है, प्रारंभिक रेशो दे रखा है, उसमें चेंज दे रखा है और फाइनल रेशो दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक से भी बताया कि उसको हमें सोल्व करने का क्या तरीका है, और इसका शॉर्ट हो ये है बेसिक ही, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो तरीका थोड़ा लेंदी था, उसमें हमारा टाइम खराब हो रहा था, और ये शॉर्ट है। क्लियर, आप इस फॉर्मेट को ऐसा जमा के क्लियर जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े बड़े सवाल इस तरीके से हो जाएंगे। आगे सवाल भी हैं इस बेस पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या थी ये मेथड और कहाँ यूज़ होगी।
क्लियर। सवाल है, लगातार 2 वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और 5:9 के अनुपात में खर्च है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपये है, पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपये है, तो लगातार 2 साल के लिए मेरी कुल बचत क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल नहीं है, ये नॉर्मल सवाल है। डाटा दिया गया है कि इनकम का जो रेशो है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। दूसरे वर्ष मेरी आय, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 45,000। क्लियर। दूसरे वर्ष इनकम में रेशो क्या दे रखा है, 3, यानी कि 45,000 जो है 3 की वैल्यू दे रखी है। पहले साल इसकी इनकम क्या आएगी, 2, यानी कि 30,000। क्लियर। और दे रखा है कि पहले वर्ष मेरा खर्च का रेशियो ये दे रखा है, यानी कि 5 की वैल्यू 25,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5,000। दूसरे वर्ष इसका खर्च क्या आएगा, 45,000। सेकंड ईयर एक्सपेंडिचर हमें निकालना क्या है, तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत। देखो फर्स्ट ईयर 30,000 कमा रहा था और 25,000 रुपये व्यय कर रहा था, यानी कि 5,000 यहाँ से बचा रहा था। सेकंड ईयर उसकी आय 45,000 थी और 45,000 उसको खर्च कर रहा था, यानी कि यहाँ से सेविंग थी 0, यानी कि टोटल वो 5,000 रुपये सेव कर रहा था। देखो सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर पर जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। देखो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था, उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर हमें इनिशियल प्रारंभिक रेशो दे रखा है, उसमें चेंजेस दे रखा है एंड हमें फाइनल रेशो दे रखा है, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगी। तो इस सवाल में बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये सवाल उस मेथड से हो जाएगा। इनिशियल देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये रेशो क्या दे रखा है, 3:5। फाइनल रेशो क्या दे रखा है हमें, 6:7। इसमें चेंजेस क्या है कि पहली संख्या में 39 जोड़ रखा है और दूसरी में जोड़ रखा है इसने 14। क्लियर। इसका इसमें इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 21 और 6×5 30। देखो माइनस नहीं करना है, डिफरेंस लेना है इसका। क्या लेना है हमें, डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट का। अब इसका करेंगे हम इसमें इंटू 14×6, तो ये यहां से बनेगा 84। और इस 7 का जब 39 में इंटू करेंगे हम तो इसका 40 में करते हैं, फिर 7 घटा लेंगे तो ये बनेगा 280 माइनस 273। ठीक है। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे हम तो ये बनेगा 189। ठीक है। ये इससे कितने गुना है, 21 टाइम। क्लियर, यहां तक समझ में आया। यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है वो भी अपने आप में 21 गुना होगी। इनिशियल वैल्यू क्या है, 3 और 5, तो ये भी 21 गुना होगी। 3 का 21 में करेंगे तो ये बनेगी 63 और 5 में करेंगे तो ये बनेगा 105। क्लियर, ये आ गई हमारे पास इनिशियल वैल्यू। अगली लाइन दे रखी, यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर पर जोड़ा जाए, इसमें 11 ऐड करें और इसमें 6 ऐड करें तो ये बनेगा 47 और ये बनेगा 11 1 1। क्लियर। ये कटेगा 37 से 2 बार और ये 3 बार। 37 के पहाड़े में आता है ये 1 1 1 2 2 2। पहाड़े आपको याद भले ही नहीं हो, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, देखे हुए तो कम से कम होना चाहिए। जो भी नंबर्स है उनको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसका मल्टीपल है, किससे कटेगा, वरना आप देखते ही रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा आपका। तो आंसर हो गया 2:3। बिल्कुल फ्री लेवल के सवाल नहीं है ये,
सारे एडवांस लेवल के सवाल हैं। एक्स वाई से अगर इस सवाल को करें तो जीवन निकल जाएगा, सवाल नहीं निकलेगा। तरीके अपने चेंज करें अगर आपके तरीके पुराने हैं तो। अगर आप एक्स वाई से इस सवाल को सोल्व करते हैं तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हार्डली 30 to 40 सेकंड लगेंगे, ये सवाल आप कर जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बता दिया है मैंने, प्री लेवल का सवाल ही नहीं है, तो मुश्किल है प्री लेवल में आएगा। तो भी अगर ये सवाल एग्जाम में आया तो दूसरे इसके कंपैरिजन में दूसरे सवाल आपको बहुत ही इजी करने को मिलेंगे, ताकि लेवल बना रहे एग्जाम का। अगला सवाल, एक परीक्षा में राम का स्कोर मोहन और अंजलि के अंकों का 1/12 था। समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। अंजलि, मोहन और राम का संशोधित स्कोर 11:10:3 के अनुपात में था। फिर अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है? देखो, राम और मोहन प्लस अंजलि, क्लियर, के अंकों का योग 1/12 है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 12 है। इन दोनों की वैल्यू 12 दे रखी है सवाल में। यहां तक हो गया। समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ा, ठीक है, और फाइनल जो वैल्यू हुई वो 11:10:3 के अनुपात में हुई। देखो, राम का बनेगा 3, वैल्यू नाम आगे पीछे कर दिए, अंजलि, मोहन और राम। अंजलि और मोहन का कितना है? 20, 11 और 10 21, और राम का है 3। 3 को 21 से सिंप्लीफाई करेंगे तो राम का आएगा 1 और 21 कटेगा 7 से, 3 से सिंप्लीफाई हुआ है, रेशो ये बनेगा। क्लियर? सवाल को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और इनमें चेंजेस क्या दे रखा है? प्रत्येक के हिस्से में 6 बढ़ाया, यानी कि राम का तो 6 ही बढ़ा, लेकिन अंजलि और मोहन दोनों के हिस्से में 6 बढ़ा, यानी कि इधर टोटल इंक्रीज हुआ 12 यूनिट। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सवाल है ये, उसी से हम सोल्व करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा 7 और 12, ठीक है। 7 और 12 इनका डिफरेंस क्या आएगा? 5। 7 छंग 42 और 12, 42 और 12 इनका डिफरेंस आएगा 30। कितने गुना? 6 गुना। तो इनिशियल वैल्यू वो भी अपने आप में 6 गुना होगी, यानी कि राम की क्या दे रखा था अंक, राम के अंक क्या आएंगे? 6, और इन दोनों के अंक आएंगे 72। हमें निकालना है फिर अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। क्लियर? देखो, राम की वैल्यू इनिशियल वैल्यू आई 6, इसमें स्कोर बढ़ा था 6, इसमें 6 अंक, ये स्कोर 6 ऐड करने पर ये बनेगा 12। यहाँ हमने 3 से सिंप्लीफाई किया था, तब जाकर 1:7 आया था। क्लियर? याद है आप सभी को? यहाँ पे 3 था और यहाँ पे था 21, ये रहा 3, और इन दोनों को ऐड करने पर 21 आएगा। इस 12 की वैल्यू दे रखी है 3, यानी कितने? 4 गुना। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो अंजलि की वैल्यू है, अंजलि की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 11, तो वो भी अपने आप में 4 गुना, यानी कि आएगी 44। हमें पूछा है कि अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है, तो 12 और 44 इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, वो आएगा 32। तो कुछ समझने जैसा सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल नहीं है ये। फर्स्ट रेशो देगा हमें राम, अंजलि और मोहन का 1:12, 1/12। पहले तो ये चीज समझने ऐसी है। क्लियर? इसके बाद दे रहेगा हमें समीक्षा के बाद उनमें प्रत्येक के स्कोर 6 बढ़ा। समीक्षा मान लिया नॉर्मलाइजेशन, इसके बाद इनका स्कोर जो है प्रत्येक का 6 बढ़ा, राम का 6 बढ़ा होगा, अंजलि का भी 6 और मोहन का भी 6, यानी कि इधर टोटल इंक्रीज हुआ 12, इधर 6। इसके बाद इनका अनुपात दे रखा है, राम का दे रखा है, देखो नाम आगे पीछे किए हैं, राम का रेशो दे रखा है 3, अंजलि और मोहन का दे रखा है 11:10। 3 और 11:10, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1:7। क्लियर? इसका इसमें इंटू किया हमने 7, और इसका इसमें 12, इनका डिफरेंस आया 5। इसका इसमें किया हमने और इसका इसमें इंटू किया, इनका डिफरेंस आया 30,
यानी कि 6 गुना, यानी कि हर वैल्यू अपने आप में 6 गुना है। यानी कि राम की जो इनिशियल वैल्यू वो भी 6 गुना, यानी कि 6। अंजलि और मोहन की वैल्यू भी 6 गुना, यानी कि 72। क्लियर। सेकंड लाइन में था कि इनका स्कोर 6 बढ़ा है, यानी कि 6 से 6 बढ़ा यानी कि 12 हुआ। इस 12 की वैल्यू हमें रेशनल वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, वापस यहीं पे आ जाते हैं। ये 3 से काट सिंप्लीफाई किया था हमने, 3 गुना यानी कि 4, टोटल 4 गुना। तो ये भी अपने आप में 3 गुना, यानी कि अंजलि की वैल्यू, अंजलि की वैल्यू भी 4 गुनी आएगी। क्लियर। 44। हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 32। अब भी अगर ना समझ में आए तो आपका लेवल नहीं है फिर कंपटीशन में रहने लायक। ठीक है, इतना समझाने के बाद, इतनी बारीकी से समझाने के बाद समझ में आना चाहिए। इतनी मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए, कैपेसिटी की, आप चीज़ों को समझ पाए। अप्लाई करना ना करना वो बात की बात है, पहले समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपकी कैपेसिटी समझने इतनी भी नहीं है तो आप एग्जाम में क्या ही परफॉर्म करेंगे। अगला सवाल है, दो कक्षाओं ए और बी में छात्रों को मिलाया गया जिनकी औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, तो मिलने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ। तो कक्षा ए व बी के छात्रों का अनुपात। देखो सवाल एक्स वाई से होगा, इसको एक्स वाई से नहीं करते हुए हम ऑप्शन से करेंगे। क्लियर। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम। ए का एवरेज था 25 और बी का एवरेज है 40। देखो मान लें कक्षा ए में 2 छात्र हैं, टोटल होगा 50 और एम में 40, यानी कि 90। 90 को जब 3 से डिवाइड करेंगे टोटल छात्र तो आएगा 30। पहले ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, मेंटली कर सकते हैं आप। इतने तो आपका लेवल होगा। लगभग कितने सवाल, 80 सवाल कर लिए हमने रेशो के, और लगभग परसेंटेज में भी हमने लगभग 200 सवाल किए। अगला सवाल, एक परीक्षा में राम का स्कोर मोहन और अंजलि के अंकों का 1/12। अच्छा, ये सवाल रिपीट हो गया। ठीक है। सवाल है, अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। यह बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। इनिशियल दे रखा है, चेंजेस दे रखा है, फाइनल दे रखा है। क्लियर। सवाल पढ़ते से ही आपको माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये किस सवाल किस मेथड से होगा, वरना एक्स वाई लेकर बैठ जाओगे तो आपका समय निकल जाएगा, सवाल नहीं निकलेगा। तो सोल्व करते हैं इसको। देखो ये ए और ये बी, इनकम क्या दे रखी है इनकी 5:4 में, और खर्च खर्च दे रखा है इनका 6:5 के अनुपात में, और इनकी बचत बचत का अनुपात दे रखा है हमें 7:5। क्लियर। तो 5×5 = 25, 6×4 = 24, यानी कि यहाँ से आएगा 1, 6×5 = 30, 35, यानी कि 5। क्लियर, इतना कर सकते हैं हम। तो यानी कि 5 गुना इनिशियल वैल्यू जो आएगी वो 5 गुना आएगी, यानी कि 25, और ये आएगी 20। एक ही इनकम, इनकम का रेशो था, ये खर्च का, और ये सेविंग का। इनकम आई 25 और 20। क्लियर। तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखो क्वेश्चन में रुपए लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे रुपए होगा। ठीक है, 7 रुपये बचाता है आउट ऑफ 25। ठीक है, 1/25 की वैल्यू 7 होती है, इस 4 होती है, इसका 7 गुना, यानी कि 28%। अगला सवाल है, एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब विमानों की संख्या का टैंकों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। देखो टैंक दिखा, टैंक, ये प्लेन। इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है इनकी 5:3। नष्ट हुए 1000 टैंक, 800 विमान। रेशो क्या बना इनका फाइनल, 1:2। तो 1000 टैंक नष्ट हुए, 800 विमान नष्ट हुए, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से 5 और 6, 1।
ये वैल्यू आएगी 1600 और 1000 यानी कि 600। ठीक है, हर वैल्यू अपने आप में 600 गुना होगी, तो 6 5 30 यानी कि 3000। ये भी 600 गुना यानी कि 1800। देखो ये निकालने की जरूरत नहीं थी। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, देखो 3000 इनिशियल थे, 1000 नष्ट हो गए, बचे कितने, 2000। ठीक है, ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं थी। सवाल अगर पूरा पढ़े तो हमें ध्यान पर लगना चाहिए। अगला सवाल है, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताएं। देखो ऑफिसर, ये रहे ऑफिसर, और सिपाही सोल्जर। ठीक है, इनका इनिशियल रेशियो क्या दे रखा है, 4:43। ऑटो 8 ऑफिसर गए और 7 सिपाही भर्ती हुए, रेशियो हुआ 2:23। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें और डिफरेंस लेंगे, तो ये बनेगा 92। क्लियर। और ये बनेगा 80 और 6 86, 86 92, इनका डिफरेंस आएगा 6 यूनिट का। क्लियर, मेंटली करना है कैलकुलेशन को। ये बनेगा 14, देखो ये 14 बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 यानी कि 184, ये आएगा 184। हमें लेना है डिफरेंस, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों आपस में वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। क्लियर, हमें डिफरेंस लेना है। जब हम x का इंटू वगैरह भी करते ना, तो एक वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाती। क्लियर, बेसिक पे चले जाए हम तो ये दोनों ऐड होगी, ये बनेगा वैल्यू टोटल 198। ठीक है, कितने गुना है इसका, ये 3 और 3 33 टाइम्स। हमसे पूछा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। युद्ध के बाद, ठीक है, तो युद्ध के पहले कितने थे सिपाही, 43 यूनिट, ये आई 33 टाइम्स, प्लस हमें ऐड करना है 7। देखो यूनिट डिजिट लगभग दो के सेम हैं, तो इंटू करना पड़ेगा हमें। तो ये इंटू करना आप, ये बनेगा 14 19 प्लस 7 यानी कि 14 26। अगला सवाल है, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल होते, तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताएं। देखो 60%, ठीक है, टोटल और पास, टोटल है 5 लोग, 60% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। इसमें से पास कितने हुए, 3। 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता यानी कि टोटल में ऐड करना है हमें 70। 50 लोग कम पास हुए होते, क्लियर, 50 लोग कम पास हुए होते, तो भर्ती में 60% लोग फेल होते। देखो 60% फेल होते, पास कितने होते, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, अब इसे सोल्व करना है। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ से बनेगा 5, ये बनेगा 250 और 140, इनका डिफरेंस आएगा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव।
ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 250 और 140, यानी कि ये बनेगा 390। क्लियर? पिछले सवाल में मैंने बताया एकदम पूरी कैलकुलेशन करके। अब मैं शॉर्ट तरीके से करूँगा। ये कितने गुना है इसका? ये है 78 टाइम्स। क्लियर? हमसे क्या पूछा है? तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि टोटल वैल्यू पूछी है हमसे 5 टाइम। इसका पहले 80 में करते हैं, तो ये बनेगा 400 उसमें से 10, यानी कि 390। अगला सवाल है, किसी स्कूल के अध्यापक लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:7:5 था। यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो गया, तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखो टीचर्स, ये रहे टीचर्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। अध्यापक का दे रखा है हमें 1, बॉयज एंड गर्ल्स इनका दे रखा है हमें 7+5, यानी कि 12। ठीक है, 8 नए अध्यापक आए, 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, अध्यापक विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो गया। क्लियर? यहां से हम देखें तो 7 और 12 इनका डिफरेंस आएगा 5, और ये बनेगा 56 और +9 65। ठीक है, एक माइनस की एक प्लस की वैल्यू है, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये 13 गुना। इतना मेंटली आपको करना है, फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी ये 13 भी यहाँ लिखना नहीं पड़ता है, ये मेंटली हो जाता है। टोटल वैल्यू पूछिए 5 गुना। तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लड़कियों की क्या वैल्यू है? 5, यानी कि 5 × 13, ये गर्ल्स की संख्या आ गई। कितनी आई? 65 इनिशियल आई है, प्रारंभिक। उसके बाद क्या हुआ? 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ा भी है। ठीक है, इसमें से अगर 9 हम घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 56। यही आंसर हो जाएगा। हर चीज को मेंटली ध्यान रखना है, सवाल क्या क्या कह रहा है उसकी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें सवाल करना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि ये चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगे। सवाल को करना, सवाल को एंजॉय करना, उसका आंसर लाना, ये एक एंजॉयमेंट होना चाहिए मतलब। ठीक है, इनको करने में आपको मज़ा आना चाहिए, तभी जाकर पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है और आपका उसमें लेवल बनता है। बोरिंग जब तक कोई चीज़ लगती है उसमें हम परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सवाल करने में, आंसर लाने में, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने में, इन सब चीज़ों में जिस दिन आप इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। क्लियर? जब तक आप इनको बोझ समझकर पढ़ेंगे, आप इनमें कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो पढ़ाई को थोड़ा अटेंशन दें, थोड़ा इंटरेस्ट जगाए उसमें। हालांकि पढ़ाई होती बोरिंग ही है, ठीक है, एक टाइम तक अच्छी लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती है। और टीचर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसे ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ कि पढ़ाना बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़कर नौकरी लगाना ये बड़ी चीज़ है। पर एक स्टूडेंट का होता है कि वो अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ा, पेपर निकाला, नौकरी लगाई, ख़त्म, फिर किताबों को मुड़ के भी नहीं देखे तो उससे कोई लेना देना नहीं। टीचर का है कि ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है उसको और अपडेट रहना पड़ता है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, बाकी जो तैयारी कर रहा है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जो पढ़ा रहा है उसके कंपैरिजन में। अगला सवाल है, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? देखो बड़े ही प्रेम भाव समझना इस सवाल को। ये ऑफिसर, ये असिस्टेंट, दिख गए आपको?
14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं कितने थे, इसमें से चले गए 14, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर अवेलेबल हैं इस कंडीशन में जब 14 असिस्टेंट चले जाते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर 45 ऑफिसर और चले गए, देखो दो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो की वैल्यू है, क्लियर। इस दो का मान कुछ भी हो सकता है, 20, 200, 2000। 45 ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं, तो प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं, क्लियर। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। इतना समझ में आया आपको? जो सवाल ने बोला है अभी तक हमने उतना ही किया है, अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्लियर। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? देखो यहाँ अनुपात में 2 वैल्यू थी ऑफिसरों की, यहाँ रह गई 1। इसके बीच में फर्क क्या आया? 1 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 45 ऑफिसर चले गए, रेशनल वैल्यू में 1 का डिफरेंस आया और संख्यात्मक रूप से आया 45, यानी कि 1 की वैल्यू 45 है। यहाँ से क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है भाई, ये सभी रेशियो की वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्लियर। 5 असिस्टेंट लास्ट में बचे, ठीक है। अगर असिस्टेंट यहाँ 5 हैं तो यहाँ भी 5 होने चाहिए थे, क्लियर। क्योंकि चेंजेस किस में आया? चेंजेस तो ऑफिसर में आया, असिस्टेंट में तो कोई चेंजेस नहीं आया। अगर असिस्टेंट यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होने चाहिए थे, तो अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, ठीक है। 10, 10 से ऑफिसर हुए 1, डिफरेंस कितना? 9। इस 9 की वैल्यू दे रखी है हमें 45, यानी कि 5 गुनी। एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार और समझना ध्यान से। 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, यहां से 14 असिस्टेंट गए, ये प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, ये एक असिस्टेंट, इसके लिए 2 ऑफिसर, यहां से 45 ऑफिसर चले गए, तो प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, ये एक ऑफिसर, इसके लिए 5 असिस्टेंट। देखो असिस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल दे रखी है हमें 5 असिस्टेंट, लास्ट में क्लियर बोला है। तो अगर असिस्टेंट यहाँ 5 थे तो यहाँ भी 5 होने चाहिए, क्योंकि चेंजेस तो ऑफिसर में हुआ है। तो यहाँ अगर 5 असिस्टेंट है तो यहाँ 5 गुनी वैल्यू, तो ये भी वैल्यू अपने आप में 10 आएगी, क्लियर। अगर यहाँ 10 ऑफिसर थे, 10 यूनिट ऑफिसर थे, यहाँ पे 1 यूनिट रह गए, चेंजेस कितना का आया? 9 यूनिट का। इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 45, यानी कि 5 गुनी, यानी कि ऑफिसर अपने आप में 5 गुने होंगे, यानी कि 50 ऑफिसर होंगे, क्लियर। और ये भी अपने आप में 5 गुना होंगे, यानी कि 25 असिस्टेंट होंगे, क्लियर। ये आ गई यहाँ तक की इनकी एक्चुअल वैल्यू। ये 25 कब आए? जब 14 असिस्टेंट छोड़कर चले गए, ठीक है। फाइनली हमें पूछा है शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, 25 और 14, 39। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो पूरा सवाल खत्म है। ये नहीं समझ में आया फिर आप अटके रह जाओगे। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, बाकी सवाल अब अगले वीडियो में करेंगे। परसेंटेज नहीं पढ़ा हो तो परसेंटेज जाके पढ़ना, और उसके प्रैक्टिस सेट मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए हैं। और जो भी डेली हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस एक पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। बाय।